हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो दर्शन में तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज के वीडियो में आप लोगों को आईसीए के स्टडी मटेरियल से इंडेक्स 19 के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा, साथ में 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कराऊंगा। अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखेंगे, इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, हर इंडेक्स और चैप्टर के लास्ट में टीवाई के दे रखे हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में इंडेक्स 19 के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा। इंस्टीट्यूट ने हर मॉड्यूल के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे, तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में इंडेक्स 19 के 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कराऊंगा। अगर आप लोगों को इंडेक्स 19 के सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करें तो मैं आपको बता दूं, इंडेक्स 19 की ना डिटेल रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इंडेक्स 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट के मीनिंग की। कहते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब है कोई भी ऐसा बेनिफिट जो एम्प्लॉय को एंटिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। किस वजह से प्रोवाइड किया गया है? कहता है फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस बाय द एम्प्लॉय और फॉर टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय बेनिफिट में दो बेनिफिट आएंगे। एक, एम्प्लॉय जो सर्विस रेंडर कर रहा है उसके एक्सचेंज में एंटिटी जो उसे बेनिफिट प्रोवाइड करती है। सेकंड, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसको अगर कोई बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, एम्प्लॉय बेनिफिट में एम्प्लॉय को डायरेक्ट बेनिफिट आ सकता है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको बेनिफिट आ सकता है, एम्प्लॉय के जो बेनिफिशियरी है उनको बेनिफिट आ सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट इन कैश हो सकता है, इन काइंड हो सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट जो है बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। ठीक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम एम्प्लॉय बेनिफिट का कैसे करेंगे, मैं आपको एक सिंपल मीनिंग बताता हूं। देखिए क्या होता है, एम्प्लॉय करंट ईयर में सर्विस करता है, तो एम्प्लॉय को करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में जो भी बेनिफिट दिए जाएंगे हम उन बेनिफिट का खर्चा करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस बात को नोट कर लो, क्योंकि ये ना एक बेस लाइन है पूरे के पूरे इंडेक्स की। एम्प्लॉय का बेनिफिट आप कब प्रोवाइड कर रहे हो मैटर नहीं करता, किस वजह से प्रोवाइड कर रहे हो, सर करंट ईयर ऑफ सर्विस की वजह से, तो फिर आप वो खर्चा करंट ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे। मैं इस बात को फिर से बोल देता हूं, एम्प्लॉय को जो हम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कब बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, हम क्यों बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। सर हम करंट ईयर ऑफ सर्विस की वजह से बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, करंट ईयर में उस खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे। आइए एक सिंपल एग्जांपल इसका मीनिंग समझते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट डिस्कस करेंगे। एक एम्प्लॉय है, उसने क्या किया, ज्वाइनिंग की कंपनी में, मान के चलते हैं 1 अप्रैल 25 को। ठीक, एम्प्लॉय को 30 ईयर सर्विस के कंप्लीट करने हैं और 31 मार्च 55 को वो रिटायर हो जाएगा कंपनी से। ठीक, अब 30 ईयर वो अपने सर्विस के कंप्लीट करेगा और कंपनी उसे, मान लो 30 ईयर के बाद, आप एक काम करेंगे डिस्काउंट फैक्टर वगैरह भी इग्नोर कर देंगे। ठीक है, 30 ईयर के बाद उसे 30 लाख की पेमेंट होनी है। 30 ईयर के बाद उसे 30 लाख की पेमेंट होनी है। तो मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो 30 लाख का एक्सपेंडिचर है कंपनी के लिए, ये एक्सपेंडिचर कब का है? मैं अब नंबरिंग करता हूं। एक, 1 अप्रैल 25 का जिस दिन एम्प्लॉय ने ज्वाइनिंग की। सेकंड, 31 मार्च 55 का जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर होगा। थर्ड, ओवर ए पीरियड ऑफ 25 ईयर। आप प्लीज आंसर दें। सर हम बताते हैं। मैंने कहा बताओ ना दोस्त। सर ये जो एक्सपेंडिचर है ये ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर है। मैंने कहा क्यों? सर क्योंकि एम्प्लॉय ने 30 ईयर सर्विस की है और 30 ईयर ऑफ सर्विस के बदले में उसे ये बेनिफिट मिला है। तो क्योंकि ये बेनिफिट 30 ईयर ऑफ सर्विस के बदले मिला, हालांकि सारी पेमेंट मान लो यहाँ पे हो रही है, लेकिन तभी हम लोग क्या करेंगे, इसे हर साल खर्चे को एक्रूअल बेस के हिसाब से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बस यही लाइन मैंने आपको बोली थी कि करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट दिए जाएंगे हम उस खर्चे को क्या करेंगे, करंट ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, ये 1 अप्रैल X0 है, ये 31 मार्च X1 है। ठीक, ये हो गया करंट ईयर। अब इस करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में हम एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट देने वाले हैं। हमने एम्प्लॉय को बोल रखा है कि एम्प्लॉय जी आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए, हम प्रॉफिट का 1% आपको एज ए बोनस देंगे। आप 12 मंथ ऑफ सर्विस कंप्लीट कीजिए, हम आपको क्या करेंगे, बोनस देंगे। आप सेल पे ध्यान दीजिए, जितनी सेल होगी हम 0.5% आपको क्या करेंगे, कमीशन पे करेंगे, लेकिन कमीशन नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। ठीक, अब ये जो सारे के सारे बेनिफिट है ये करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में बेनिफिट मिल रहे हैं। और ये बेनिफिट कब पे हो रहे हैं, ये अगर विद इन 12 मंथ पे हो रहे हैं फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, विद इन 12 मंथ अगर पे हो रहे हैं, विद इन द 12 मंथ पे हो रहे हैं फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, तो इसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। कोई भी ऐसा बेनिफिट जो करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में 12 मंथ के बाद पे हो रहा है। जैसे हमने एम्प्लॉय को बोला कि एम्प्लॉय जी अगर आप ना 5 ईयर सर्विस कंप्लीट करते हैं तो हम आपको ना 6 मंथ की सैलरी एज ए बोनस देंगे। अगर आप 5 ईयर अपनी सर्विस के कंप्लीट करते हैं तो हम आपको रिटेनरशिप बोनस देंगे। ठीक, हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे। अगर आप 10 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट करते हैं तो हम आपको मेडिकल जो भी आपका एक्सपेंडिचर रहेगा नेक्स्ट 10 ईयर का, हम उसका 50% आपको रिम्बर्स करके देंगे। तो ये वो बेनिफिट है जो बेनिफिट आपको करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में मिलेंगे, लेकिन ये कब मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको 12 मंथ के बाद। तो इसे हम बोलेंगे
अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय जब कंपनी छोड़ के जाएगा, एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाएगा तो उसे कुछ बेनिफिट मिलेंगे, जैसे ग्रेजुएटी होगी, पेंशन होगी, ठीक। अब ये ग्रेजुएटी और पेंशन उसे क्यों मिलेगी? क्योंकि सर उसने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की है। तो कोई भी ऐसा बेनिफिट जो हम एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस के कंप्लीट होने के बाद, तो हम उसे बोलेंगे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। उसे हम क्या बोलेंगे? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। एम्प्लॉय जी कल से मत आना, टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेशन बेनिफिट, ठीक। टर्मिनेशन बेनिफिट शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। आई अब आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? कहता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट को आप क्या करेंगे? एक्रूअल बेस के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। एक्सेप्ट इन केस जहां पे आपका पेड अब्सेंस है। ये बेनिफिट फिक्स हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। अगर वेरिएबल तो हम लोग क्या करेंगे? एस्टिमेट बेस पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। और नेक्स्ट ईयर जब एक्चुअल पेमेंट होगी, अगर वो अमाउंट डिफरेंट है तो फिर वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बन जाएगा। शॉर्ट टर्म पेड अब्सेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा? देखिए मैं इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। एक एम्प्लॉय आया, ठीक है। हमने एम्प्लॉय को बोला था, एम्प्लॉय जी आप ना 20 डेज की लीव ले सकते हैं। उसने कहा ठीक है सर। एम्प्लॉय ने 15 डेज की लीव ली। अब 5 दिन की उसकी छुट्टियां जो है बच गई, ठीक। अब उन जो 5 दिन की छुट्टियां बची हैं उन्हें हम बोलेंगे पेड अब्सेंस, ठीक। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? यहां पे अलग अलग केस है। सबसे पहले एम्प्लॉय की 5 छुट्टियां बची हुई है। एम्प्लॉय आया कि साहब मेरी 5 छुट्टियां बची हुई है। हमने कहा देखिए जी हमारे यहाँ पे ना एग्रीमेंट ही हो रखा आपके साथ कि आपको छुट्टियां करंट ईयर में कंप्लीट करनी है। अगर आप करंट ईयर में छुट्टियां कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो हम आपको कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक। हम आपको कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे जो छुट्टियां वो आपकी नॉन एक्यूमुलेटेड नेचर की होगी। अगर नॉन एक्यूमुलेटेड नेचर की छुट्टियां हैं तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट ईयर एम्प्लॉय को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, तो हम यहाँ पे कोई भी एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय ने कहा सर मेरी 5 छुट्टियां बची हुई। हमने कहा जी कैरी फॉरवर्ड कर लो और इसे आप ना लॉन्ग टर्म कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो फिर आपका अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बन जाएगा। एम्प्लॉय आया कह रहा जी मेरी 5 छुट्टियां बची हुई। हमने कहा ठीक है आपने इसे नेक्स्ट ईयर तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? आप या तो एक्स्ट्रा छुट्टियां ले लेना, अगर आप एक्स्ट्रा छुट्टियां नहीं लोगे तो हम आपको कैश पे कर देंगे। इसे हम बोलते हैं वेस्टेड लीव। क्या बोलते हैं? वेस्टेड लीव। वेस्टेड लीव का मतलब होता है कि हम एम्प्लॉय को या तो छुट्टी वाले में छुट्टियां देंगे, मतलब एम्प्लॉय या तो छुट्टी वाले में छुट्टियां ले सकता है या फिर वो कैश ले सकता है, ठीक है। वेस्टेड लीव के केस में हम लोग क्या करेंगे? जो भी 5 डेज उसने यहाँ पे वर्किंग की है, एक्स्ट्रा वर्किंग की है, उसे कंपनसेशन के रूप में, हालांकि पेमेंट नेक्स्ट ईयर मिलेगी या नेक्स्ट ईयर छुट्टियों के लिए छुट्टी एडजस्ट कर सकता है, लेकिन उसने सर्विस करंट ईयर में प्रोवाइड की, तो हम लोग क्या करेंगे? करंट ईयर में एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम से खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। और ये हम अमाउंट 5 लीव का रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। एम्प्लॉय आया कहता है साहब मेरी ना 5 छुट्टियां बची हुई। हमने कहा ठीक है आप नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर में आप सिर्फ छुट्टियों के लिए छुट्टियां एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कैश नहीं मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ छुट्टियों के बदले में क्या मिलेगी? छुट्टियां मिलेगी। तो इसे हम बोलते हैं अनवेस्टेड लीव। अब कई जॉब ऐसी होती है जहां पे एम्प्लॉय ना चाहकर भी छुट्टियां नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि वो चाहकर भी छुट्टियां नहीं ले पाता। तो उस केस में हम उसको बोलते हैं अनवेस्टेड आपका या नॉन वेस्टेड लीव, अनवेस्टेड लीव या नॉन वेस्टेड लीव, ठीक। हम उस केस में क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जैसे हमने एस्टिमेट लगाया कि वो 5 में से सिर्फ 4 छुट्टियां ले पाएगा, 3 छुट्टियां ले पाएगा, तो हम क्या करेंगे? उतना खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। आइए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहेंगे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहेंगे। TYK में क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे। An entity has 100 employee who are each entitled to 5 working day of paid sick leave for each year। 100 एम्प्लॉय कंपनी के पास जो कि 5 वर्किंग डे के लिए वो लीव ले सकते हैं, सिक लीव, ठीक। अनयूज सिक लीव मे बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 कैलेंडर ईयर, मतलब शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है। सिक लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ द करंट ईयर एंटाइटलमेंट एंड देन आउट ऑफ द एनी बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय ने 3 छुट्टियां ले ली, 2 बच गई, हाँ जी। अगले साल फिर उसे 5 छुट्टियां मिलेंगी। अब अगले साल एम्प्लॉय अगर 3 छुट्टियां लेता तो वो इसके साथ एडजस्ट होंगी, 4 छुट्टियां लेता तो वो इसके साथ एडजस्ट होंगी, 6 छुट्टियां लेता तो 5 यहाँ एडजस्ट होगी, 1 छुट्टी यहाँ पे जाकर एडजस्ट होगी, ठीक। आगे लिखते हैं लिफो बेसिस, ठीक। एट 31 मार्च X1 द एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट इज 2 days पर एम्प्लॉय, ठीक है जी। अनयूज्ड लीव 2 बची हुई है। The entity expect on the basis of the experience that it is expected to continue that 92 employee will not no more than 5 days of the paid sick leave in X1 X2। अगले साल आउट ऑफ 100 एम्प्लॉय 92 एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ 5 छुट्टियां ही ले पाएंगे, और FIFO बेस पे हमें चलना है, तो वो जो नेक्स्ट ईयर की छुट्टियां होंगी सिर्फ उसी को एडजस्ट कर पाएंगे। एंड द रिमेनिंग 8 एम्प्लॉय विल टेक एन एवरेज ऑफ द 6.5 days ईच। जो रिमेनिंग 8 एम्प्लॉय है वो 1.5 क्या करेंगे? छुट्टियां ले पाएंगे, ठीक। The entity expect that it will pay an additional 12 day of the sick leave as a result of the unused entitlement that accumulated at 31st March X1, ठीक।
कमेंट वेदर एंटिटी वुड रिक्वायर टू रिकॉग्नाइज एनी लाइबिलिटी, बिल्कुल लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे छुट्टी क्लेम से छुट्टियां मिल रही हैं, ठीक है, कैश नहीं मिल रहा, तो ये आपका अनवेस्टेड लीव होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 92 एम्प्लॉय की छुट्टियां बची हुई हैं वो यूज ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसको खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 8 एम्प्लॉय 1.5 के हिसाब से क्या करेंगे, 12 छुट्टियां एडजस्ट कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे 12 छुट्टियों का खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट ईयर में अगर छुट्टियां एक्चुअल में जो एम्प्लॉय ली है वो डिफरेंट आ गई तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आ जाएगा आपका, ठीक। और अगर मेटेरियल अमाउंट है तो फिर हम उसे क्या करेंगे, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 8 अलग से डिस्क्लोज करेंगे। देखो एंटिटी वुड रिकॉग्नाइज लायबिलिटी इक्वल टू 12 डेज ऑफ द सिक लीव, ठीक। जनरली अगर आप देखेंगे ना तो मैं पहले TY के कराता हूँ फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन कुछ चैप्टर के अंदर इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन है थोड़े से आगे पीछे दे रखे होते हैं, तो मैं चैप्टर का एक प्रॉपर पैटर्न बनाने के लिए क्वेश्चन थोड़े से हम आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, TY के 5 पे पहुंचेंगे, TY के 5। क्वेश्चन 5 को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। देखिए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट हमने डिस्कस कर लिया, अब बात कर लेते हैं आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट की। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा रिस्पेक्टिव फंड में, जैसा कि डिफाइन है। मैं पहले एक बार आपको ना डिफाइन का मीनिंग बता देता हूँ। देखिए डिफाइन का मतलब होता है जो पहले से पता होता है, जैसे मान लो जब एम्प्लॉय ज्वाइन किया होगा तो एम्प्लॉयर के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ होगा तो मेंशन हुआ होगा कि आपको ये बेनिफिट दिए जाएंगे, तो उन बेनिफिट का ट्रीटमेंट यहाँ पे कवर किया गया, ठीक। नॉन डिफाइंड बेनिफिट कैसे होता है, जैसे मान लो आपका न्यू ईयर आ गया और एम्प्लॉयर ने क्या किया 1000 का चेक दे दिया एज ए बोनस, तो वो आपका नॉन डिफाइन है, ठीक। तो यहाँ पे डिफाइन कवर है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का मतलब क्या है कि एक रिस्पेक्टिव फंड में कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब जितना रिस्पेक्टिव फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उतना एम्प्लॉयर के लिए क्या होता है, खर्चा होता है, ठीक। हम यहाँ पे एंट्री पास करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल, और अगर मान लो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया अमाउंट तो उसके लिए वो लाइबिलिटी होती है, ठीक। अगर मान लो कंट्रीब्यूशन की जो लाइबिलिटी है वो ड्यू है विद इन 12 मंथ तो कोई भी डिस्काउंट फैक्टर नहीं आएगा, 12 मंथ के बाद डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा, ठीक। चलिए डिफाइन आपका बेनिफिट ऑब्लिगेशन अभी पेंडिंग रखते हैं, जब कॉन्सेप्ट आएगा तब मतलब जब क्वेश्चन आएगा रिस्पेक्टिव तब मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लूंगा, ठीक। सिस्का प्राइवेट लिमिटेड हैज ए हेड काउंट ऑफ अराउंड 1000 एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन इन X0X1. As per the company policy, the employee are given 35 days of privilege leave, 15 days of sick leave and 10 days of casual leave. कंपनी के पास 1000 एम्प्लॉय है, ठीक। एक सेकंड में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूं। कंपनी के पास 1000 एम्प्लॉय है और 3 तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं। 35 डेज का प्रिविलेज लीव होता है, 15 डेज का सिक लीव होता है, और 10 डेज की कैजुअल लीव होती है। आउट ऑफ द टोटल PL and SL, 10 PL and 5 SL कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये जो कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन है ये 10 का है और इनका कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन आपका 5 का है, बाकी कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक। तो मतलब बाकी हम लोग फिर खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर से लाइन पढ़ लेंगे, आउट ऑफ द टोटल PL एंड SL, 10 PL एंड 5 SL कैन बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब कैजुअल लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं है। 10 आपका PL है और 5 आपका SL है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड इट हैज बीन नोटेड दैट, अब देखिए एम्प्लॉय छुट्टियां ले सकता है, मतलब अनवेस्टेड लीव है तो उसके हम लोग क्या करेंगे एक्सपेक्टेड बेस पे अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। इट हैज बीन नोटेड दैट 200 एम्प्लॉय विल टेक 5 डेज ऑफ PL एंड 2 डेज ऑफ SL। अब यहां पे वो कह रहा है कि इसमें से 5 डेज और इसमें से 2 डेज, कितने एम्प्लॉय 200। On the basis of the past trend, it has been noted that 200 employees will take 5 days of PL and 2 days of SL. 800 employees will avail 10 days of PL and 5 days of SL. ये आपका 200 एम्प्लॉय का हिसाब किताब हो गया। 800, 810 और 805, ठीक। चलिए ऑल्सो द कंपनी हैज बीन इनकरिंग, एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं।
अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी बड़ी है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन साथ साथ बता देता हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 200 एम्प्लॉय के लिए आपका जो पीएल है वो 5 के हिसाब से, मतलब 1000 पीएल ये आ गई, और 800 एम्प्लॉय के लिए 8000 पीएल ये आ गई। तो 9000 तो पीएल का हम लोग एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे, 4000 एसएल, और आपका 400 एसएल 200 एम्प्लॉय के लिए। तो 4400 के लिए हम क्या करेंगे, एसएल का अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। आगे, ऑल्सो द कंपनी हैज बीन इंकरिंग प्रॉफिट सिंस XX, ठीक है। It has been decided in X0 X1 to distribute profit of its employee at the rate 4% during the year. However, due to employee turnover of the organization, the expected payout of the Sysca Private Limited is expected to be around 3.5%. एम्प्लॉय को 4% के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे, और जो एलिजिबल होंगे उसके हिसाब से अगर हम नेट देखें तो 3.5% हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह का बेनिफिट देना पड़ता है, ठीक। प्रॉफिट अर्न X0 X1 कितना है, 2000 करोड़। तो हम शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट रिकॉर्ड कर लेंगे आपका एज ए कमीशन या एज ए बोनस, ठीक है, कितने से, 70 करोड़ से। ये भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा अनपेड लीव में, ठीक। सिस्का प्राइवेट लिमिटेड हैज ए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान ऑल्सो अवेलेबल विच इज इन द नेचर ऑफ डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, वेयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड अमाउंट टू 100 करोड़ विच विल फॉल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो 100 करोड़ का हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एज एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेंगे और लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। द कंपनी हैज पे 20 करोड़ टू इट्स एम्प्लॉय इन X0 X1 स्टेट। अच्छा, 20 करोड़ हमने पे कर दिया, तो 80 करोड़ की अपनी क्या आ गई, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आ गई, क्योंकि विद इन 12 मंथ हमें क्या करना, पे करना, ठीक। करंट लायबिलिटी मतलब। स्टेट व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म कंपनसेशन एक्सपेंस, डिस्कस कर लिया। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान डिस्कस कर लिया, एंड द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान इन द बुक्स ऑफ द सिस्का प्राइवेट लिमिटेड, ये डिस्कस कर लिया, ठीक। 100 का खर्चा आ जाएगा, 80 की लायबिलिटी आ जाएगी। ऑल्सो स्टेट दैट व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट इफ द कंट्रीब्यूशन पेड फ्रॉम द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एक्सीड द कंट्रीब्यूशन ड्यू। वो ये कह रहा है कि अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता जितना रिक्वायर्ड था, मान लो हमने फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, उसे एज ए प्रीपेड एसेट बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंडिचर बन जाएगा, मतलब प्रीपेड एसेट बन जाएगी, ठीक। Further determine what would be the accounting if the payment from the defined contribution plan does not fall due within 12 months from the end of the accounting period। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। आइए एक बार मैं इसका आंसर आपको रेफर करा देता हूं। 200 के लिए आपका 5 PL और 10 PL 800 के लिए, ठीक है, 2 SL 200 के लिए और 5 SL आपका 800 के लिए, ठीक। ये खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा 70 करोड़ से, 80 की लायबिलिटी आ जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंडिचर आ जाएगा एज एसेट, और 12 मंथ से ज़्यादा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब विद इन 12 मंथ नॉट डिस्काउंटेड, अगर 12 मंथ से ज़्यादा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर डिस्काउंटेड वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, ठीक। आइए अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। मैं एक काम करता हूँ, पहले एक बार आपको प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे लेके चलता हूँ, ठीक है। आप आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे। आइए पहले एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, डिफाइंड बेनिफिट प्लान ऑब्लिक डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। देखिए क्या होता है, जब एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जाएगा तो हम उसे यहां पे कुछ बेनिफिट पे करेंगे। ये जो बेनिफिट हम पे करेंगे, ये पे करेंगे जितने ईयर उसने सर्विस प्रोवाइड किया उतने ईयर के बदले में। अब ये बेनिफिट उसे इन ईयर में सर्विस के बदले में दिया जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन बेनिफिट का जो खर्चा है, इस खर्चे को ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से एलोकेट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ये जो खर्चे का अमाउंट होता है, इसे हम बोलते हैं प्यार से करंट सर्विस कॉस्ट। इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करके देता है, ठीक। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो क्या होता है, एक्चुअल एस्टिमेट लगाता है कि टोटल बेनिफिट मान लो 10 लाख पे करना है, ठीक है, और 10 ईयर ऑफ सर्विस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 लाख को 10 ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से एलोकेट कर लेंगे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक। फिर हम इस अमाउंट को इस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है यहां पे जाके वो 1 लाख के बराबर हो जाए। हम इसे इस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे कि जब हम इसे अनवाइंड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 लाख हो जाए। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर यूज करके यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेंगे और उसे हर साल क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे। तो जो प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट आएगा उसे हम बोलेंगे करंट सर्विस कॉस्ट, ठीक। और हर साल जब हम उसे अनवाइंड करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट। और ये जो एस्टिमेट है, एक एम्प्लॉय का नहीं होता, ये कंपनी के सारे एम्प्लॉय का होता है, ठीक। तो हम एक्चुअली को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे 3 ईयर का डेटा देते हैं उसको। जो एक्चुअल होता है वो क्या करता है, वो एस्टिमेट लगाता है कि कितने ईयर ऑफ सर्विस ऑन एंड एवरेज एम्प्लॉय की बची हुई है, रिटायरमेंट डेट क्या है, ठीक है, एम्प्लॉय की एज कितनी है,
बड़े सारे फैक्टर के बेस पे वो क्या करता है, एस्टिमेट लगाता है। ठीक, तो वो सारे जो फैक्टर है, एस्टिमेट है, वो अपने लिए रेलिवेंट नहीं। हालांकि हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं, वो इलस्ट्रेशन है जहां पे हम क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है उसे पहले एलोकेट करते हैं, फिर उसे प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर भी आपका रिवर्स ऑर्डर में चलता है। जैसे यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, मान लो 10% डिस्काउंट फैक्टर है तो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि ये खर्चा हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे जो डिस्काउंट फैक्टर आएगा 1 डिवाइड बाई 1.1। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, पीवी कैलकुलेट करके करंट सर्विस कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं डिस्काउंट फैक्टर यूज करके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिफाइन जो बेनिफिट प्लान होता है उसमें एम्प्लॉयर के लिए, कंपनी के लिए मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन कंपनी को यहां पे पेमेंट करनी होती है। इसलिए कंपनी सेफर साइड से क्या करती है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है। जो पैसा वो इन्वेस्ट करती है उसे हम बोलते हैं प्लान एसेट। क्या बोलते हैं, प्लान एसेट। ठीक, और जो हम यहाँ पे लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो आइए कुछ एंट्री डिस्कस करते हैं। देखिए, कंपनी सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगी, खर्चा रिकॉर्ड करेगी, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पीवी ऑफ डीबीओ। अब जो ओपनिंग पीवी ऑफ डीबीओ होगा उसके ऊपर कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करेगी, इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू आपका पीवी ऑफ डीबीओ। जो करंट सर्विस कॉस्ट है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। कंपनी इस प्लान के अगेंस्ट क्या करती है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लान एसेट बोलते हैं। अगर किसी भी फंड के अगेंस्ट प्लान एसेट है तो हम बोलते हैं फंडेड डीबीओ। क्या बोलते हैं, फंडेड डीबीओ। ठीक, मतलब किसी भी डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट, डिफाइन बेनिफिट प्लान के अगेंस्ट अगर कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट मेंटेन करती है तो उसे हम बोलते हैं प्लान एसेट, और इसे बोलते हैं फंडेड डीबीओ। ठीक, प्लान एसेट में कंपनियां क्या करती है, पैसा कंट्रीब्यूट करती है। तो हम एंट्री पास करते हैं प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि प्लान एसेट में कंपनी ने पैसा लगा दिया। अब जब एम्प्लॉय रिटायर होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सारे एम्प्लॉय एक साथ रिटायर होंगे, हर साल कुछ ना कुछ एम्प्लॉय रिटायर होंगे, तो जो उनको बेनिफिट दिया जाएगा हम क्या करेंगे, प्लान एसेट में से पैसा विड्रॉ करेंगे और एम्प्लॉय को बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे। हम एंट्री पास करेंगे बेनिफिट विड्रॉ करने के लिए, हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट, और फिर जो एम्प्लॉय है उनको जो पेमेंट करेंगे पीवी ऑफ डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो प्लान एसेट है उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा सर। उसमें हमने क्या किया होगा, कंट्रीब्यूशन किया होगा, बिल्कुल सर। हमने उसमें से पैसा विड्रॉ किया होगा, बिल्कुल सर। हम यहां पे क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी रिकॉर्ड करते हैं। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हम डिस्काउंट फैक्टर जो है पीवी ऑफ डीबीओ वाला यूज कर लेते हैं। ठीक, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम रिकॉर्ड करते हैं, प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअल से वैल्यू लेंगे प्लान एसेट की, फेयर वैल्यू। ठीक, जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअल गेन और लॉस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पीवी ऑफ डीबीओ की बात करूं तो ओपनिंग लायबिलिटी होगी, जी सर। करंट सर्विस कॉस्ट हमने रिकॉर्ड की होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट हमने रिकॉर्ड की होगी, जी सर। हमने जो बेनिफिट पे है उससे लायबिलिटी को रिड्यूस किया होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्चुअल से फेयर वैल्यू ऑफ द आपका पीवी ऑफ डीबीओ कैलकुलेट कराएंगे, और जो डिफरेंस होगा आपका एक्चुअल गेन और लॉस में चला जाएगा। प्लान एसेट में एक एक्चुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्लोजिंग जो आपका फेयर वैल्यू है प्लान एसेट की, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग जो प्लान एसेट की फेयर वैल्यू है प्लस जो हमने कंट्रीब्यूशन किया माइनस जो हमने बेनिफिट पे किए, तो जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस आपका एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा। एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो डिफरेंस होता है वो आपका एक्चुअल गेन और लॉस होता है ऑन प्लान एसेट। ठीक, कभी कभी क्या होता है, जो अपना पीवी ऑफ डीबीओ है वो अमेंड हो जाता है। अगर पीवी ऑफ डीबीओ अपना अमेंड हो जाता है तो उस केस में जो भी डिफरेंस आएगा, मतलब जो भी उसकी वजह से आपका बेनिफिट बढ़ जाएंगे, बेनिफिट बढ़ जाएंगे, उसे हम बोलते हैं पास सर्विस कॉस्ट। ठीक है, पास सर्विस कॉस्ट का अमाउंट, करंट सर्विस कॉस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट कॉस्ट, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट, ये सारे अमाउंट आपके पीएनएल अकाउंट के अंदर जाते हैं। जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो नेट होकर चली जाती है आपका लायबिलिटी के ऊपर एज ए खर्चा, और प्लान एसेट के ऊपर एज ए इंटरेस्ट इनकम। ठीक, पास सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट नेट, वो सब कहां जाएगी, पीएनएल अकाउंट के अंदर। जो एक्चुअल गेन और लॉस है, जो एक्चुअल गेन और लॉस है वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा अपना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और प्लान एसेट और पीवी ऑफ डीबीओ को हम लोग क्या करते हैं, नेट करके बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। एक प्यारी सी बात और, कई बार क्या होता है, जैसे कुछ सेटलमेंट हो जाती है, अगर सेटलमेंट होती है तो उस केस में जो भी सेटलमेंट का गेन और लॉस होगा उसे हम कहां लेके जाएंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर। और सेटलमेंट के केस में क्या होता है, लायबिलिटी रिड्यूस होती है और आपका प्लान एसेट से हम कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं। चले जी सर, आइए एक प्यारी सी बात और, जो एक्चुअल होता है ना वो एक मेथड यूज करता है टू कैलकुलेट करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपका पीवी ऑफ डीबीओ, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। हम उस मेथड को बोलते हैं प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एसए प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल हैविंग 100 रिटेल आउटलेट अक्रॉस नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। द कंपनी हेड ऑफिस इज लोकेटेड एट चेन्नई। एसए प्राइवेट लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ आपका एसएजी
SAG is a listed on the NSE in India. Following information is available for SA Private Limited. Plan asset 1 अप्रैल X1 को यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट 10,000 दे रखा है. कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्लान डन एट 31 मार्च X2 3,000 है, तो 10,000 ओपनिंग बैलेंस है, 3,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, मतलब प्लान एसेट बढ़ेगी. अमाउंट पेड ऑन 31 मार्च X2, मतलब आपका बेनिफिट पेड हो गया 300. एट 31 मार्च X2 द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट कितने से 14,700 से. एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट 2,000, एक बार चेक भी कर लेते हैं. 12,700 तो एक्चुअल रिटर्न कितने से आ गई 2,000 से. ठीक, ओपनिंग प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस बेनिफिट पेड, ये आपका बैलेंस आ गया. और इसका कंपैरिजन क्लोजिंग फेयर वैल्यू के साथ करेंगे, डिफरेंस आपका क्या आ गया, एक्चुअल रिटर्न आ गया. ठीक, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ आपका ओपनिंग 12,000 है, क्लोजिंग आपका 15,500 है. एक्चुअल लॉस ऑन द ऑब्लिगेशन फॉर द ईयर एंड, इसने एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करके दे दिया. अदरवाइज हम क्या करते हैं, ऐसे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं. ठीक, एक्चुअल गेन और लॉस जो भी है प्लान एसेट के ऊपर आपका पीवी ऑफ डीबीओ के ऊपर, उसे हम क्या करते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर लेके जाते हैं. ठीक, तो यहाँ पे आपका 12,000 का ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस है 15,500 का. एक्चुअल लॉस मतलब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव आ गया. करंट सर्विस कॉस्ट 2,500 है. बेनिफिट पेड का मतलब क्या है कि हमने एम्प्लॉय को ये अमाउंट पे किया है, तो बेनिफिट पेड से क्या होगा, आपका लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. डिस्काउंट रेट यूज टू कैलकुलेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी 10% है, जो डिस्काउंट रेट है वो 10% यूज हो रखा है. तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी 1,200 से आ जाएगी. और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी वो 1,000 आ जाएगी. ठीक, 10% के हिसाब से ना जी सर. सजेस्ट इफ देर इज एनी अमाउंट बेस्ड ऑन द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन दैट वुड बी टेकन टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. देखिए एक बार इसको क्रॉस टैली करते हैं. 12,000 ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ प्लस 2,500 माइनस 300 प्लस 1,200 प्लस 100 आपका टैली हो गई. ये आपका लॉस आ गया एक्चुअल. ठीक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 1,000 है, 13,700 और क्लोजिंग बैलेंस 14,700 है, तो 1,000 का एक्चुअल गेन आ गया यहाँ पे, क्योंकि असेट बढ़ गई. ठीक, तो हम इस अमाउंट को नेट करेंगे और कहाँ लेके चले जाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 900 से. ऑल्सो कंप्यूट नेट इंटरेस्ट ऑन द नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी. देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका बेनिफिट पेड है वो सब ईयर एंड पे है. ये देखिए अमाउंट पेड ऑन आपका 31 मार्च X2 को, और कॉन्ट्रीब्यूशन आपका ईयर एंड पे है. तो हम लोग क्या करेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अपना प्लान एसेट है वो 10,000 से, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीवी ऑफ डीबीओ अपना 12,000 से. तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो नेट के ऊपर आ जाएगा 2,000 इंटू 10% 200. या आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आ गई, 12,000 के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आ गया, तो नेट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आपका 200 से आ जाएगा. ठीक, ये रीमेजरमेंट ऑन प्लान एसेट, ये नेट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो पीएनएल में जाएगा, और आपका 900 का अमाउंट आपका एक्चुअल गेन आ गया. 100 का आपका लॉस था और 1,000 का आपका गेन था, तो 900 का गेन आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा. चले आगे जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. एक बार रिक्वायरमेंट देखते हैं क्वेश्चन की. एग्जामिन एंड प्रेजेंट हाउ द अबव इवेंट वुड बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च X2 एज पर इंड AS. आपने बताना है कि आप इंड AS के अकॉर्डिंग इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे. फाइनेंस कॉस्ट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस. फाइनेंस कॉस्ट आपने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करनी. ठीक, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका नेट बैलेंस होगा पीवी ऑफ डीबीओ का और प्लान एसेट का, उसे बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे. जो आपका करंट सर्विस कॉस्ट है, पास सर्विस कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, नेट करके उसे हम पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे. और जो एक्चुअल गेन और लॉस है उन प्लान एसेट एंड पीवी ऑफ डीबीओ के ऊपर, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर लेके जाएंगे. ठीक, और साथ में हम एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, प्लान एसेट का ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस तक रिकंसाइल करेंगे, और ऐसे ही हम पीवी ऑफ डीबीओ को ओपनिंग से लेके क्लोजिंग बैलेंस तक रिकंसाइल करेंगे. हमारा इंस्टीट्यूट कई बार क्या करता है, जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है वो प्लान एसेट की अलग बनाता है और पीवी ऑफ डीबीओ की अलग बनाता है. कई बार वो उसे नेट करके दिखाता है. ठीक, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे हम अलग से बनाएंगे और फिर नेट करके दिखाएंगे. ठीक, आइए. A Limited prepare its financial statement at to 31st March each year. It operated defined retirement benefit plan on behalf of current and former employee. A Limited receive advice from actuary regarding contribution level and overall liability of the plan to pay benefit. ठीक है. On 1st April X1, the actuarial advised that the present value of the
डिफाइन बेनिफिट ओब्लिगेशन वाज आपका 600 लाख है। एक काम करेंगे, लैक्स में कंसिडर कर लेते हैं। यहां बात कर लेते हैं पीबी ऑफ डीबीओ की, यहां बात कर लेते हैं प्लान असेट की, और यहां बात कर लेते हैं नेट की। ठीक, तो देखिए अपने पास ओपनिंग जो डीबीओ हो कितने से है, 600 से है। ठीक जी सर। सेम रेट पे जो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट है आपका वो 520 से है, तो नेट लायबिलिटी अपनी 80 से आ गई। ऑन 1 अप्रैल X1 द एनुअल मार्केट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड वाज 5%। जो एनुअल मार्केट यील्ड गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट है वो 5% है। और यहां पे उसने बोला है कि जो भी आप फाइनेंस कॉस्ट वगैरह निकालेंगे वो आप ओपनिंग बैलेंस के ऊपर निकालेंगे। तो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे आएगी आपका 30, यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट इनकम आ गई। अगर आप नेट करके देखेंगे, देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर से लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट इनकम से आपकी प्लान एसेट बढ़ जाएगी, क्योंकि हम प्लान एसेट टू इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो नेट जो आपकी लायबिलिटी है वो 4 से बढ़ जाएगी। ठीक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 माइनस 2। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च X2 ए लिमिटेड मेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 70 लाख इनटू द प्लान एंड प्लान पेड आउट बेनिफिट 42 टू रिटायर्ड मेंबर, बोथ दीज पेमेंट वर मेड ऑन 31 मार्च। तो कंट्रीब्यूशन आपका 70 से हुआ है, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहां पे आपका लायबिलिटी रिड्यूस होगी एक तरीके से, अगर नेट की बात करें। और जो बेनिफिट पेड है सर, बेनिफिट पेड से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और हमने पैसा विड्रॉ किया होगा प्लान एसेट से, तो प्लान एसेट भी कम हो गया, नेट इंपैक्ट नहीं ला गया। द एक्चुअली एडवाइस दैट द करंट सर्विस कॉस्ट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च वाज आपका 62 है। लो जी, करंट सर्विस कॉस्ट आ गई। On 28 February X2, the rule of the plan were amended with retrospective effect. These amendment meant that the present value of the defined benefit obligation was increased by 15 lakh. Means आपका पास सर्विस कॉस्ट आ गई। ये दोनों अमाउंट पीएनएल में जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, हम एक काम करते हैं, हम टिक करते रहते हैं, जो पीएनएल में जाएगा पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी पीएनएल में जाएगी। ठीक, चलिए ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March X2, A Limited was in negotiation with employee representative regarding planned redundancy. ठीक है, the negotiation were completed shortly before the year end and redundancy package were agreed. The impact of these redundancy was to reduce the present value of the defined benefit obligation. मतलब सेटलमेंट हुई है 80 लाख से क्या होगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी। Before 31st March X2, A Limited made payment 75 lakh to the employee affected by the redundancy in compensation for the curtailment of their benefit. curtailment की वजह से क्या हुआ, आपका हमें लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ी, और जो लायबिलिटी है वो इतने से रिड्यूस होगी, बट हमें पेमेंट 75 की करनी पड़ी, तो डिफरेंस आपका पीएनएल में चला जाएगा। ठीक, दीज पेमेंट वर मेड आउट ऑफ द असेट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। देखिए 80 से क्या होगा, लायबिलिटी रिड्यूस होगी, 75 से असेट रिड्यूस होगी, माइनस में से माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 से आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक, और ये अमाउंट पे आपका पीएनएल में जाएगा, नेट अमाउंट पीएनएल में चला जाएगा यहाँ से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। On 31st March X2, the actuary advised that the present value of the defined benefit obligation 680 से, और fair value of the plan asset आपका 560 से है। 680, 560, 120 डिफरेंस आपका एक्चुअल गेन और लॉस आ जाएगा। 600 की ओपनिंग लायबिलिटी है, 30 से लायबिलिटी बढ़ेगी, 42 से लायबिलिटी कम होगी, 62 से आपका लायबिलिटी बढ़ेगी, 15 से लायबिलिटी बढ़ेगी, 80 से लायबिलिटी कम होगी, 680, तो 95 से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्चुअल लॉस आ गया। एक बार क्रॉस टैली कर लेते, 600 प्लस 30 माइनस 42 प्लस 62 प्लस 15 माइनस 80। ठीक, अच्छा 520 प्लस 26 प्लस 70 माइनस 42 माइनस 75, प्लान सेट 499 आ गई, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस आपका 560 है, तो 61 से क्या हो गया, प्लान एसेट आपकी बढ़ गई है, तो एक्चुअल गेन आ गया। तो नेट अगर हम देखें तो 34 से लायबिलिटी बढ़ गई है, एक्चुअल लॉस आ गया। तो ये जो अमाउंट है ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में, ये जाएगा आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। एक बार मैं ये 2 आइटम टिक करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन 3, देखिए बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो कितना है, नेट अमाउंट आपका 120 आ गया। ये देखिए अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, ठीक 12,000। अगर हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें तो ये अमाउंट आपका 34 से आ गया,
ये देखिए रीमेजरमेंट लॉस आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 34 से चला जाएगा। ठीक, P&L की बात करें तो आपका नेट इंटरेस्ट 4 से 62 पास सर्विस करंट सर्विस कोस्ट, पास सर्विस कोस्ट और सेटलमेंट पे आपको गेन हो गया। ठीक, ये तीनों आपके खर्चे हो गए और ये आपको गेन हो गया, ये गेन हो गया सेटलमेंट पे। जी सर, फाइनेंस कॉस्ट आपकी 4 आ गई, आपका 1500 और ये आपका 6200, ये अमाउंट आपके P&L में जाएंगे करंट सर्विस कोस्ट और पास सर्विस कोस्ट के नाम से। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, on 1st April X1, the fair value of the asset XYZ Limited defined benefit plan were valued at 2040 and the present value of the defined benefit obligation आपका 2125 है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोवाइड रिकंसिलिएशन फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस टू द क्लोजिंग बैलेंस फॉर प्लान एसेट एंड डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑल्सो शो हाउ मच अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड बैलेंस शीट। आइए हम टिक कर लेते हैं। पीबी ऑफ डीबीओ 2125 है, ओपनिंग बैलेंस और ये आपका प्लान एसेट आ गया। आगे बढ़ते हैं। On 31st March X2, the plan received contribution from XYZ amounted to आपका 425,000। ठीक है, और बेनिफिट पेड आपके 255,000 आ गए। ये देखिए कंट्रीब्यूशन से प्लान एसेट बढ़ जाएगी और बेनिफिट पेड से प्लान एसेट और डीबीओ दोनों कम हो जाएंगे। द करंट सर्विस कॉस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर आपका 510 है, करंट सर्विस कॉस्ट से आपका पीबी ऑफ डीबीओ बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट आपका 5% के हिसाब से, तो ओपनिंग के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट आ गया। ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, फेयर वैल्यू तो प्लान एसेट दे दिया और डीबीओ का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। डिफरेंस अपना एक्चुअल गेन और लॉस आ गया। देखिए प्लान एसेट का अमाउंट बढ़ा है गेन, लायबिलिटी का अमाउंट भी बढ़ा है लॉस, तो नेट अमाउंट आपका चला जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ठीक, ये देखिए लॉस है, ये गेन है, ये लॉस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ गया। P&L में करंट सर्विस कॉस्ट आ जाएगी और इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी, करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट नेट करके बैलेंस शीट में अमाउंट नेट होकर आ जाएगा। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमाइन एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट। ठीक है, आपने एक्चुअल रिटर्न निकालनी, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है। ऑल्सो कंप्यूट अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो कि आपका एक्चुअल गेन और लॉस आएगा। एक्चुअल रिटर्न कैसे निकलेगी? क्लोजिंग फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट माइनस ओपनिंग प्लस कंट्रीब्यूशन माइनस बेनिफिट पे। ठीक, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगी सर? जो भी अपना डिस्काउंट फैक्टर उसके बेस पे हम लोग क्या करें, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि कई बार क्वेश्चन में ना जो कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट पेड है वो मिड ऑफ द ईयर में होता है। जैसे मान लो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया ना, यहाँ पे जैसे अपने पास ओपनिंग बैलेंस है प्लान एसेट का, ये आपका पीबी ऑफ डीबीओ का 100 है। ठीक है जी सर, हमने कंट्रीब्यूशन और जो बेनिफिट कंट्रीब्यूशन किया है, बेनिफिट पे किया वो ईयर एंड पे किया, तो इसके ऊपर हमने क्या किया था, इंटरेस्ट कंपोनेंट कैलकुलेट किया था। लेकिन अगर मिडिल ऑफ द ईयर में हमने कंट्रीब्यूशन किया, बेनिफिट पेड किया, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें एनुअलाइज रेट दे रखा 6 मंथ का इंटरेस्ट रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 प्लस आपका रेट -1। ठीक, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जो एनुअलाइज रेट दे रखा 10.25% दे रखा है, तो 6 मंथ का रेट कैसे निकलेगा? 1 डिवाइड बाई 1.025 अंडर रूट -1, तो 6 मंथ का आपका 5% रेट आ गया। चले जी सर, आइए। ऑन एट 1st April X0 द फेयर वैल्यू द प्लान एसेट वाज 10 लाख। ठीक है जी, द प्लान पेड बेनिफिट ऑफ 190, रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन 490 एट 30th September X0। देखिए ओपनिंग बैलेंस था प्लान एसेट का 10 लाख, हमने कंट्रीब्यूशन कर दिया 490 का, मतलब प्लान एसेट में कंट्रीब्यूशन आया 490 का और बेनिफिट पे किया हमने 190 के, तो ये आपका कैरिंग अमाउंट आ गया विदाउट टेकिंग इफेक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक, द कंपनी कंप्यूट द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट टू बी 15 लाख एज ऑन 31st March X1 एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अमाउंट टू 1479,200 ऑन द सेम डेट। ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस पीवी ऑफ डीबीओ आ गया आपका दिस वन, और ये आ गया 15 लाख, तो 15 लाख का आपका प्लान एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, तो डिफरेंस आपका क्या आ गया? एक्चुअल रिटर्न 2 लाख से।
एक्चुअल लॉस ऑन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन क्वेश्चन ने खुद कैलकुलेट करके दे दिया, तो हमें क्या करना, एक्चुअल गेन और लॉस प्लान एसेट के ऊपर कैलकुलेट करना, फिर उसमें हम क्या करेंगे, ये 6000 पे एडजस्ट करके नेट बैलेंस आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा। ठीक, कंपाउंडिंग हैपन हाफ ईयरली। ओके, द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ पीरियड इज 10%, मतलब अगर हम इसे हाफ करेंगे तो 5% आ जाएगा फिर। ठीक, हालांकि आप इसके बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया। वाइल द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर 12 मंथ पीरियड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे देखिए 6 मंथ की कंपाउंडिंग आ गई। ठीक है, तो 6 मंथ का रेट 5% है, 5% हो गया। जैसे मान लो 100 है तो 6 मंथ के बाद आपका 105 का अमाउंट आ जाएगा, प्लस 5% आपका 100, 10.25 माइनस 100, ऐसे भी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 10.25 का रेट आ गया। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख के ऊपर 10.25% आपका 1,02,500 का अमाउंट आ गया। नेट अमाउंट कितना है ये सर, 3 लाख। 3 लाख के ऊपर आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इंटरेस्ट इनकम आ गई 15,000 से, तो ये अपनी आ गई एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक, एक्चुअल रिटर्न कितने से, 2 लाख से, डिफरेंस आपका एक्चुअल गेन आ गया 82,500 से, और 6,000 से अपना लॉस था, तो नेट जो ओसीएम बैलेंस आएगा 76,500 चला जाएगा। ठीक, चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक इंस्टीट्यूट ने मजाक सा क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज इन पी एंड एल। आपने नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है और एक्सपेंसेस का अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपल क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और जो आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन प्लान एसेट का डिफरेंस होगा क्लोजिंग से क्लोजिंग का, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग से ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक, पी एंड एल में क्या क्या आएगा सर, करंट सर्विस कॉस्ट आ गई, इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई, और आपका ये इंटरेस्ट इनकम को हम इसके साथ क्या करेंगे, नेट कर देंगे, और सब एक्चुअल के डिफरेंस से। आइए मैं टिक करा देता हूँ आपको, ये इन्होंने सिंपल टोटल कर लिए। ठीक, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ गया। नेट लायबिलिटी, ये देखिए ये क्लोजिंग, ये नेट लायबिलिटी आपका ओपनिंग, पी एंड एल में करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट इनकम से इसे माइनस करके दिखा देंगे। ठीक, तो नेट अमाउंट आ जाएगा 10.11 माइनस 1.47, 8.53 माइनस 1.12। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक आता है ये। देखिए क्या लिखता है, ए लिमिटेड ऑपरेट ए डिफाइन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान फॉर इट्स करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉय। ठीक है, गिवन द लार्ज साइज ऑफ द कंपनी इट एंगेज ए फर्म ऑफ एक्चुअरी फॉर एडवाइस ऑन द कंट्रीब्यूशन लेवल एंड ओवरऑल लायबिलिटी ऑफ द प्लान टू पे बेनिफिट। फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, ये कुछ डिटेल दे रखी है। ठीक, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्कस हाउ द अबव बी अकाउंट फॉर इन द बुक्स ऑफ द ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, ऑल्सो गिव द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड ड्यू टू द अबव ट्रांजेक्शन। आपने क्या करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इफेक्ट है उसको भी बताना है, मीन्स पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा, बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना अमाउंट जाएगा। ठीक, आइए शुरू कर लेते हैं। अब देखिए इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, हमें एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी आपका पीवी ऑफ डीबीओ की और आपका प्लान एसेट की। तो हम उसे लेजर के थ्रू बना सकते हैं, हम चाहे तो उसे क्या कर सकते हैं, आपका स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक, ऑन 1 अप्रैल X1 द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट आपका 15 करोड़ है। ऑन द सेम डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट आपका डिफाइंड बेनिफिट प्लान का कितना 13 करोड़ है, और जो इंटरेस्ट है वो 5% के हिसाब से। ठीक, आइए एक बार मैं इनको टिक करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा, लेजर फॉर्म में वर्किंग कर रखी है और स्टेटमेंट फॉर्म में वर्किंग कर रखी है। तो हम एक काम करते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म को आप टिक कर लेना, मैं आपको लेजर फॉर्म में वर्किंग टिक करा देता हूँ। ठीक, देखिए ओपनिंग लायबिलिटी का अमाउंट दिस वन, ये आपका असेट का अमाउंट। ठीक, 5% के हिसाब से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट इसके ऊपर एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। चलें जी सर। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च X2 ए ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया ईयर एंड पे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में ना आप इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट होल्ड करके रखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो कंट्रीब्यूशन या बेनिफिट पेड है वो मिडिल ऑफ द ईयर में हो, तो उस केस में फिर आपको थोड़ी सी वर्किंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे उसने बोल दिया ईयर एंड पे, तो हमने इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर लिया, ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और ये आपका बेनिफिट पेड आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन से प्लान एसेट बढ़ जाएगी, कंट्रीब्यूशन से प्लान एसेट बढ़ गई जी सर, और जो बेनिफिट पेड है उससे सर आपका प्लान एसेट कम हो जाएगी और आपका पीवी ऑफ डीबीओ कम हो जाएगा।
चलिए, द एक्चुअल फर्म एस्टिमेट दैट द करंट सर्विस कॉस्ट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च वुड बी 1.5 करोड़। ठीक है जी। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना, ये आपके लैक्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो हम 100 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, और जो अमाउंट लैक्स में तो फिर इसे लैक्स में लिख लेंगे। करंट सर्विस कॉस्ट आपका 1.5 करोड़ आ गई, 1.55 करोड़ है। ऑन 28 February X2 the rule of the plan were amended with retrospective effect which lead to an increase in the present value of the defined benefit obligation by आपका 37.5 लाख from that date। ये आपका पास सर्विस कॉस्ट आ गई। तो ये दोनों के दोनों आपके पीवी ऑफ डीबीओ के अंदर आ जाएंगे। देखिए, करंट सर्विस कॉस्ट और ये आपका पास सर्विस कॉस्ट, ये लैक्स में दे रखी है, करोड़ में, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने डिवाइड बोल दिया था क्या पहले, शायद मल्टीप्लाई कर देंगे ना 100 से, लैक्स निकालने के लिए करोड़ से। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March X2, A was in negotiation with employee representative regarding planned redundancy। ठीक है, these negotiations were completed shortly before the year end and the redundancy package were agreed। The impact of these redundancy was to reduce the present value of the defined benefit obligation 2 करोड़ 200 आ गया। और जो ए लिमिटेड ने पेमेंट की है वो 1.875 करोड़ है, मतलब आपका 187.5 लैक्स है। ठीक, अफेक्टेड बाय द रिडेंडेंसी इन कंपनसेशन फॉर ए कंटेनमेंट ऑफ देयर बेनिफिट, दीज पेमेंट वर मेड फ्रॉम द असेट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसे हम क्या करेंगे, पिनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। इसे हम प्लान एसेट के साथ एडजस्ट करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, आपका पीबी ऑफ डीबीओ के साथ एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, आपका पीबी ऑफ डीबीओ में कटेलमेंट एंड सेटलमेंट, प्लान एसेट में आपका कटेलमेंट एंड सेटलमेंट, इसका जो डिफरेंस है 12.5 लाख, वो आपका पी एंड एल अकाउंट में एज ए इनकम आ जाएगी। ठीक, क्योंकि हमें सेटलमेंट में फायदा हो गया। आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च को एक क्लोजिंग बैलेंस दी थी 1700 लाख और 1400 लाख, ये अपने को क्लोजिंग बैलेंस दी थी। डिफरेंस अपना एक्चुअल गेन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक्चुअली लॉस आ गया। जो नेट अमाउंट है वो आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ जाएगा। ठीक जी सर। पी एंड एल में आपका करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, गेन ऑन सेटलमेंट आ गया और नेट इंटरेस्ट आ गया। बैलेंस शीट में अपना नेट बैलेंस आ गया, असेट और लाइबिलिटी का नेट बैलेंस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब हम चलते हैं टीवाई के जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए प्लान प्रोवाइड ए मंथली पेंशन ऑफ 0.3% of the final salary of for each year of service, pension is payable from the age of 65, determine the current service cost। देखिए, यहाँ पे मान लो एम्प्लॉई ने काम करना स्टार्ट किया, यहाँ पे उसकी एज 65 ईयर होगी तो उसे पेंशन दी जाएगी। अब जो पेंशन का अमाउंट दिया जाएगा उसे किस बेस पे दिया जाएगा, जो यहाँ पे फाइनल सैलरी आएगी ना उसके 0.3% फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। जैसे मान लो उसने 30 ईयर काम किया तो 30 ईयर के हिसाब से, ईच ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से यहाँ पे जो भी फाइनल सैलरी आएगी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड अमाउंट देखेंगे। ठीक, और फिर उससे प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। बल्कि मैं ऐसे बोलता हूँ, पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड अमाउंट डिटरमाइन करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। वो आपके लिए करंट सर्विस कॉस्ट बन जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्लान पे ए बेनिफिट ऑफ 140 ईच ईयर ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग सर्विस बिफोर द एज ऑफ 25। जैसे मान लो कोई अगर एम्प्लॉय ज्वाइन करता है 25 से पहले, उसे कोई ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और बेनिफिट वेस्ट इमीडिएटली, मतलब वो बेनिफिट इमीडिएटली उसे दिया जाएगा। ठीक, कंप्यूट द बेनिफिट टू बी एट्रीब्यूटेड बिफोर द एज ऑफ 25 एंड आफ्टर 25। देखिए, 25 ईयर से पहले से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो हम कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आफ्टर 25 के बाद उसे जो बेनिफिट दिया जाएगा वो इमीडिएटली वेस्ट हो जाएगा, मतलब हर साल ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो हम हर साल क्या करेंगे, 140 का खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, कोई प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। बी प्राइवेट लिमिटेड हैज ए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल प्लान विच विल रिम्बर्स 20% ऑफ एन एम्प्लॉय पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल कॉस्ट इफ द एम्प्लॉय लीव आफ्टर मोर देन 10 एंड लेस देन 20 ईयर ऑफ सर्विस। देखिए, अगर कोई एम्प्लॉय 10 ईयर की सर्विस कंप्लीट करता है और 20 ईयर से पहले छोड़ देता है, ठीक, तो उस केस में हम उसे क्या करेंगे, 10 ईयर जो उसने सर्विस प्रोवाइड की है, जो भी उसके मेडिकल कॉस्ट आई है, मेडिकल के ऊपर उसने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, 20% से हम उसे रिम्बर्स कर देंगे। ठीक, ठीक है जी। एंड 50% ऑफ दोज कॉस्ट इफ एम्प्लॉय लीव आफ्टर 20 और मोर ईयर ऑफ सर्विस। देखिए, अगर एम्प्लॉय इस टाइम पीरियड के बीच में छोड़ता है तो हम उसे क्या करेंगे, 20% रिम्बर्स करेंगे। और अगर वो आपका 20 और मोर ईयर सर्विस के बाद, इतने ईयर की सर्विस के बाद अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो हम उसे क्या करेंगे, 50% तक मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, रिम्बर्स कर देंगे जो भी उसके मेडिकल के ऊपर एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए।
स्टेट हाउ वुड यू मेजर द बेनिफिट टू बी एट्रीब्यूटेड फॉर द एम्प्लॉय सर्विस फॉर द लास्ट 20 ईयर, 10 एंड 20 ईयर एंड विद इन 10 ईयर। देखिए विद इन 10 ईयर अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है कि एम्प्लॉय 10 ईयर के अंदर छोड़ के जाएंगे उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड होगा, तो कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो एक्सपेक्टेड है कि 10 to 20 ईयर के अंदर एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम ना आपका 20% बेनिफिट रिम्बर्स होगा, कॉस्ट रिम्बर्स होगी तो डिवाइड बाई 10, 2% के हिसाब से हम क्या करेंगे, हर साल खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक। और जो एम्प्लॉय 20 ईयर के बाद सर्विस में से जाएगा हम उसे 50% रिम्बर्स करेंगे। तो हम 2.5% के हिसाब से क्या करेंगे, उन एम्प्लॉय के लिए जो 20 ईयर सर्विस कंप्लीट करेंगे खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक। और जो आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है हम उसे प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये 140 वाला पॉइंट आ गया, मतलब लास्ट क्वेश्चन था। ये देखिए, द बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू ईच द फर्स्ट 20 ईयर 2.5% के हिसाब से। ठीक है। और जो एम्प्लॉय आपके 10 एंड 20 ईयर के बीच में रहेंगे 2% के हिसाब से हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे पहले 10 ईयर के लिए। ठीक। और आपका क्योंकि 10 ईयर की सर्विस कंप्लीट करने के बदले में उन्हें ये बेनिफिट मिल रहा है, 20 ईयर की सर्विस कंप्लीट करने के बदले में उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, तो करंट ईयर ऑफ सर्विस के बदले में जो बेनिफिट हम दे रहे हैं इरिस्पेक्टिव के बेनिफिट हम कब पे कर रहे हैं, करंट ईयर में वो खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। और जो एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड है कि 10 ईयर में छोड़ के चले जाएंगे उन्हें कोई बेनिफिट एट्रीब्यूट नहीं होगा, हम कोई भी खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आइए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना मेरे को आपके साथ पास सर्विस कॉस्ट के रिगार्ड में, वेस्टेड और अनवेस्टेड। हम एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी पे करते हैं अगर एम्प्लॉय 5 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लेता है, अगर एम्प्लॉय 5 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लेता है। ठीक। हम एम्प्लॉय को जो ग्रेचुइटी देंगे वो फाइनल जो भी उसकी सैलरी होगी उसके 15% के बराबर ग्रेचुइटी पे करेंगे। ठीक। अब यहां पे हमने फैसला किया कि हम क्या करेंगे, 16% की ग्रेचुइटी देंगे। यहां तक 15% थी, यहां पे हम क्या करेंगे 16% के हिसाब से ग्रेचुइटी पे करेंगे। ठीक। अब कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिन्होंने 5 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट कर ली होगी, कुछ ऐसे एम्प्लॉय होंगे जिन्होंने 5 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट नहीं की होगी लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो उसमें से कुछ एम्प्लॉय क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक। तो जिन एम्प्लॉय ने 5 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट कर ली उसे हम बोलते हैं वेस्टेड, और जिन्होंने 5 ईयर ऑफ सर्विस अभी कंप्लीट नहीं की उसे हम बोलते हैं अनवेस्टेड। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो 1% की वजह से क्या होगा, बेनिफिट बढ़ जाएगा। जो एम्प्लॉय 5 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए बेनिफिट बढ़ेगा, और जो एम्प्लॉय अभी 5 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं कि हाँ मतलब 5 ईयर ऑफ सर्विस अभी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया लेकिन एक्सपेक्टेड है उनमें से कुछ एम्प्लॉय क्या करेंगे 5 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लेंगे, तो उसका भी हमने एस्टिमेट लगाया होगा। तो कहता है पास सर्विस कॉस्ट में चाहे वेस्टेड है अनवेस्टेड है आप क्या करेंगे, टोटल खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, OPQ Limited is a listed company having its corporate office at Nagpur. The company has a branch office at Chennai. The company has been operating in Indian market for the last 10 years. कंपनी जो है लास्ट 10 ईयर से इंडियन मार्केट में बिजनेस ऑपरेट कर रही है। The company operate a pension plan that provide a pension 2.5% of the final salary for each year of service. ठीक, कंपनी एक पेंशन प्लान चला रही है और जब एम्प्लॉय अपनी सर्विस कंप्लीट करके जाएगा जो फाइनल सैलरी रहेगी जितने ईयर उसने सर्विस के कंप्लीट किए उसके 2.5% के हिसाब से उसे पेंशन मिलेगी। ठीक। बेनिफिट बिकम वेस्टेड आफ्टर 7 ईयर ऑफ सर्विस, लेकिन 7 ईयर से कंप्लीट करने पड़ेंगे। ऑन 1 अप्रैल X8 द कंपनी इंक्रीज द पेंशन टू 3% ऑफ द फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल X1। कंपनी ने क्या किया, ये जो पेंशन स्कीम है इसे 3% तक बढ़ा दिया। On the date of the improvement, the present value of the additional benefit service from 1st April X1 to 1st April X8 was as follows. Employee with more than 7 year service आपका 275 का अमाउंट आया एडिशनल, एम्प्लॉय विद लेस देन 7 ईयर ऑफ सर्विस आपको 221 का अमाउंट आया। ठीक। प्रोवाइड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दिस केस, हम पास सर्विस के कॉस्ट के नाम से क्या करेंगे, टोटल अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे 495, 496 आ गया ना। हाँ सर, इरिस्पेक्टिव की आपका सर्विस मतलब वेस्टेड है या अनवेस्टेड। ठीक। OPQ Limited increase the pension 3% of final salary for each year of service starting from 1st April X1 to 1st April X8. ठीक है। The company would recognize the total amount 496 immediately as for the purpose of recognition. It does not make any difference as to whether the benefit are already vested or not. चलिए इसी के साथ इंडेस 19 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।